ओके सो बच्चा पार्टी यहाँ पे अपन कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज, ठीक है, एज एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड आर इंटर रिलेटेड एंड आर इंटरडिपेंडेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये एक्टिविटीज होती है और ये इसमें कैसा है भाई साहब, आपका इंटर रिलेटेड है। देखो, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट मतलब क्या है, समझ लो एक कोई कंपनी है और उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, ऐसा है। तेरे समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि अगर समझ लो ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये क्वालिटी डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ये समझ लो प्रोडक्शन का कोई दूसरा विंग है। तो अगर यहाँ का मैनेजमेंट खराब है, लेट्स से ये मैनेजमेंट अच्छा है, ये मैनेजमेंट अच्छा है, ये मैनेजमेंट थोड़ा डाउन है, ये मैनेजमेंट डाउन है, तो क्या कंपनी में इनके काम में फर्क पड़ेगा? विल देयर बी अ प्रॉब्लम? ये मैनेजमेंट अच्छा है, ये मैनेजमेंट अच्छा है इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट डाउन है, इसका चलिए मेडियोकर है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि क्या इनमें तालमेल बैठेगा ठीक से? नहीं बैठेगा। ठीक है, सो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो इसी को अपन बोलते हैं इंटर रिलेटेड, ठीक है, और इंटरडिपेंडेंसी। तो आपके मैनेजमेंट का जो बेसिक है वो सब जगह सेम यूनिफॉर्म तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। ठीक है, responsibility of all managers. Top level managers coordinate with middle level to ensure that overall policies are suitably carried out. अभी देखो यहाँ पे कैसा है, आपका मैनेजमेंट जो है तो 3 लेवल पे है, एक टॉप पे है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और एक लो लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर्स करते क्या है, दे आर द पॉलिसी मेकर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, दे आर द पॉलिसी मेकर्स ऑफ अ फर्म। जिस पॉलिसी पे और जिस फंडामेंटल चीजों पे कंपनी चलेगी उसको वो डिजाइन करते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है भाई साहब, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसको इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, और लो लेवल मैनेजमेंट भी देखेगा कि ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, ओके, सो टॉप लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट विद मिडिल लेवल दैट द ओवरऑल पॉलिसीज आर टू बी सुटेबली कैरिड आउट। ये सुटेबली हमारा कैरिड आउट होना चाहिए। ठीक है, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट्स विद बोथ द टॉप लेवल एंड द ऑपरेटिव लेवल। तो मिडिल लेवल का काम क्या है, इनके साथ और इनके साथ कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, मिडिल लेवल का यही काम है और मैं बोलूंगा सबसे चैलेंजिंग जो है वो मिडिल लेवल है। ठीक है, देखो टॉप लेवल कल को कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाती है कंपनी के लिए, कंपनी एम्प्लॉयज के लिए कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाती है, इसको मिडिल लेवल को टॉप लेवल के एडवांटेज में एक्सप्लेन करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे समझो पहले आपका कोई समझ लो प्रोडक्शन हो रहा था, इस प्रोडक्शन पे आपको इंसेंटिव आसानी से मिल रहे थे। ठीक है, तो मैनेजमेंट में देखा कि यार अच्छे ज्यादा ज्यादा लोग इंसेंटिव कमा रहे हैं, लेकिन हमने बड़ा इजी रखा है इसको, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं। इंसेंटिव मतलब समझ में आता है, तो आपके सैलरी के ऊपर होता है इंसेंटिव, आपके परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो सैलरी के ऊपर है इंसेंटिव। ठीक है, इट इज बियॉन्ड योर सैलरी। तो ये इंसेंटिव लोग कमाना चाहते हैं, ये एक्स्ट्रा पैसा है। ठीक है, तो इसके कुछ के आर एज होते हैं, के आर एज मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज होते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको दिया गया था, आपने ये काम इस टाइम पे किया है, इतने परफॉर्मेंस मेट्रिक्स से किया है, तो आपको इंसेंटिव बन रहा है। ठीक है, इन के आर ए में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अगर मैनेजमेंट बढ़ा देती है तो लो लेवल जो मैनेजमेंट है या लो लेवल जो ऑपरेटिव लेवल है वो थोड़ा सा नाराज हो जाएगा। ठीक है, इनके लिए प्रॉब्लम होगा, अरे यार अभी तक तो पैसा कमा रहे थे, अभी प्रॉब्लम होगा। इस चीज को ठीक से समझाने के लिए आपको मिडिल लेवल की जरूरत है। टॉप लेवल का ये काम नहीं है, टॉप लेवल पॉलिसी बना देगी और मिडिल लेवल को समझा देगी। मिडिल लेवल को आपके ऑपरेटिव लेवल में इस संदेश को पहुंचाना है कि आपके जो मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि आपके अभी जो जिस बेसिस पे आप डिसाइड होते थे आपके केआरएस वो अभी चेंज होने वाले हैं, तो आपके इंसेंटिव्स इंपैक्ट होने वाले हैं, आपको अभी ऐसे काम करना है। ठीक है, तो ये मिडिल लेवल का चैलेंज है। इससे अगर इन लोगों ने ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनका नजरिया अगर इनको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो भाई साहब झगड़ा होगा, तो भाई साहब फसाद होगा। ठीक है, तो ऑपरेशनल लेवल कोऑर्डिनेट्स विद इट्स वर्कर्स टू इंश्योर वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स। ठीक है, तो ये आपके मैनेजमेंट के लेवल्स हैं। ओके, इंटीग्रेट ग्रुप्स अपर्ट्स, कोऑर्डिनेशन यूनाइट्स डाइवर्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो अलग अलग इंटरेस्ट को ये यूनाइट करता है। मतलब कैसा है, देखो एक कंपनी में डाइवर्स प्रोसेसेस हैं, एचआर का प्रोसेस है, फाइनेंस का प्रोसेस है, प्रोडक्शन का प्रोसेस है,
क्वालिटी टेस्टिंग का प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें हैं एक बड़े कंपनी में। तो इनको कोऑर्डिनेशन यूनाइट्स डाइवर्स इंटरेस्ट। तो मतलब सब जो डाइवर्सिटी है इसको ये कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल से समझा इसको ठीक रखता है, ठीक है। into purposeful work activity and gives a common focus to group effort, ठीक है। continuous process coordination is all time process which begins at the planning stage। तो ये एक all time process है जो planning stage में start होता है and continues till controlling। ensures unity of action secure unity between departments and ensure that all action is aimed at achieving the goals of the organization, ठीक है। secures unity between departments and ensure that all action is aimed at achieving the goals of the organization, okay। डेलिब्रेट फंक्शन है, डेलिब्रेट फंक्शन मतलब मैनेजर coordinates the efforts of different people in a careful and planned manner so that the members of the departments work willingly। तो मैनेजर ऐसे पॉलिसीज लाएगा ताकि लोग तालमेल के साथ काम करें, ठीक है। coordination is the essence of management। coordination मतलब तालमेल। coordination is not a separate function of the management but the essence of management। like a thread in garland coordination is a part of management functions। जैसे आप फूलों की माला बनाते हैं तो ये जितने भी फूल हैं वो सेपरेट हैं, है ना। इनको एक कॉमन धागे से आप जोड़ते हैं और तब जाकर बनता है माला, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जितना भी डाइवर्स फंक्शंस हैं इनको मैनेजमेंट जोड़ता है, ठीक है। process of coordinating the activities of an organization begins at the planning stage itself। So planning is required between the master plan and supportive plans of different departments। Organizing is required between the different resources of an organization and also between authority, responsibility and accountability। Staffing की जरूरत required between skills of a person and a job assigned to him। Directing required between superior and subordinates, between orders, instructions, guidelines and suggestions। Controlling required between established standards and actual performance, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई साहब इनको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? आपका साइज, ग्रोथ इन साइज मतलब कंपनी का साइज ग्रो होगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे आप एक पर्टिकुलर वर्क को असाइन कर सकते हैं। जैसे एचआर है, रिक्रूटमेंट का, एम्प्लॉयज का ध्यान देना, ठीक है। फाइनेंस है, तो ये पैसों का ध्यान देना, तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन बोलेंगे हम इसको, ठीक है। एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है, और स्पेशलाइजेशन भी इसमें होते हैं, ओके। Growth in size, as organizations grow in size, the number of people employed also increases. Necessary that all individuals work towards the common goals through coordination. ये important है भाई साहब, ठीक है। Functional differentiation, functions of an organization are divided into departments like आपका finance है, production है, marketing है। Coordination link, ठीक है, the separate activities of various departments. Specialization, big organizations, जितने भी आपके big organizations होते हैं, have high degree of specialization due to the complexities of the modern technology and diverse work, ठीक है। So coordination is required as independent person to settle the difference in opinion of the specialist. So this basically completes the first chapter for CBSE, which is significance, ठीक है। आपका मंडे को इस पे टेस्ट होगा, तो पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अभी हम इनके साथ ही पढ़ेंगे जो दूसरा चैप्टर है, तो इनका दूसरा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें आपके बाकी के जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो चैप्टर है, तो बच्चा पार्टी अपन ने यहाँ पे पहले दो चैप्टर्स को उठाया है। आपका जो स्टेट बोर्ड का चैप्टर है, ठीक है, स्टेट बोर्ड का चैप्टर जो है वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और सीबीएसई का है नेचर एंड प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये दोनों एक साथ ही करेंगे हम, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़े बहुत इधर उधर हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत मिक्सचर आ रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली वी विल बी कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ द चैप्टर्स, ठीक है। ये मतलब आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टेट बोर्ड में जो है और आपके सीबीएसई में ये दोनों जो चैप्टर है ये सब एक साथ ही है, ठीक है। सो वी विल कवर द चैप्टर्स एंड विल कवर द कॉन्सेप्ट, सो पे अटेंशन फॉर द कॉन्सेप्ट एज वेल, ठीक है। देखो पहली बात तो मैनेजमेंट के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इजी आपके लिए इसलिए होता है क्योंकि किसी भी मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है या कंपनी में मैनेजमेंट का क्या उत्तरदायित्व होता है, सो दैट इज ऑल प्रीटी मच अंडरस्टूड। आप अगर कोई कंपनी कल खोलेंगे तो एज अ मैनेजर व्हाट आर योर पीपल एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू, और व्हाट आर योर शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू, और व्हाट आर योर कस्टमर बेस एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू, ठीक है। तो आपका जॉब रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, कैसे आप एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से आप एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब तमाम चीजें जो भी आती हैं उस दायरे में, वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टडी दैट एंड अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट में होता क्या है, व्हाट मेक्स ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल क्यों होता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस इन बिजनेस। देखिए जब आप स्पेसिफिकली कॉमर्स पढ़ते हैं ना, तो समझ लीजिए कि मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे लोगों का इलाज करना अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने एक क्लिनिक खोल दिया है, पेशेंट आ रहे हैं, कोई पैसा देता है कोई नहीं देता है, बट आई एम हैप्पी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी आई एम सक्सेसफुल, ठीक है, बिकॉज मेरा हैप्पीनेस क्वोशंट लोगों को सर्व करने से है। हो सकता है ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो मैं मेरे पास हो सकता है पैसा हो या मेरे पास हो सकता है कि जमीन जायदाद है, so I did not care about money or maybe I would respect it, but I am getting a satisfaction out of treating people out of charity, ठीक है। तो ये हम इस सक्सेसफुल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस सक्सेस की बात हम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बाय नेम एंड फेम बहुत सक्सेसफुल हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने हो सकता है कि लेट्स से यू आर अ पॉलिटिकल लीडर और आपने कामोठे जैसे नोड में बहुत सारे शॉप्स खोल दिए हैं जहां पे लोग बहुत सस्ते में भाड़े पे अपना शॉप डाल सकते हैं, तो यू आर डूइंग अ फेवर टू पीपल, ठीक है। लेकिन इसको आप सक्सेसफुल नहीं मानते। हाँ अगर हम बोलेंगे तो कामोटो में मतलब एक नाम पे आपको सब पहचानते हैं, है ना। पीपल हैव अ वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर यू, तो आर यू सक्सेसफुल, यस यू आर, बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स सक्सेस इज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट यू जनरेट। समझ में आ रही है, आप पैसा जो जनरेट करते हैं उसी से हम सक्सेस को मेजर करते हैं।
तो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। तो पहली बात तो है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल कैसे होता है, हाउ इज ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। हम किसी इंडिविजुअल की सक्सेसफुल होने की बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे आता है मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इंडिविजुअल सक्सेसफुल कैसा होता है, बहुत सारे तरीके हैं। आप अच्छा लॉयर बन सकते हैं, आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप अच्छे सीए बन सकते हैं, ये आपका इंडिविजुअल सक्सेस है। आप एक अच्छा किराने की दुकान भी अच्छे से चला सकते हैं, आप एक पानी पूरी का ठेला भी अच्छे से चला सकते हैं, ये आपका इंडिविजुअल सक्सेस है, ठीक है। ये पूरा पूरा जो ये शो है, यू आर रनिंग इट ऑन योर ओन, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देन यू रन इट ऑन पीपल, और वो लोगों से आप चलाते हैं। और लोगों को चलाना मतलब आप मशीन नहीं चला रहे हैं, यहाँ पे लोगों को चला रहे हैं, ठीक है। तो उनके फिजिकल, उनके मेंटल और उनके इमोशनल नीड्स होते हैं, जिनको आपको पूरा करना रहेगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग। जैसे आप किसी को पगार पे रख रहे हैं तो उसके फिजिकल नीड्स को आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कोई प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, तो आप उसके इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं। ही विल नॉट फील फुलफिल्ड इन योर इन योर इन योर कंपनी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेसफुल होता है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके पीपल मैनेजमेंट पे, आप लोगों को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर? इंडिविजुअल मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, ठीक है। आपको धंधा करना है, आपको किराने की दुकान चलानी है, आपको देखना है कि कस्टमर आपसे वापस ना जाए, ज्यादा उधारी ना चढ़े, ये जो भी है आपकी स्ट्रैटेजीज, वो आप पे ही है। लेकिन जब आप ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी चला रहे हो जहां पे लोग काम कर रहे हैं, देन यू विल हैव टू बी वेरी शार्प विथ योर टैक्टिक्स। आपको बहुत शार्प होना पड़ेगा, हर चीज को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक ने नेगेटिविटी फैलानी शुरू की तो पूरे कंपनी में वो नेगेटिविटी फैलने लगेगी, और फिर आपका काम काज ठप होगा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो क्या क्या चीजें हैं जो सक्सेसफुल होने में आपको हेल्प करेंगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट एंड मशीनरी, आपका प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, मतलब जो आपके जितने भी मशीन्स हैं, ठीक है, टूल्स हैं, वो तो होने ही चाहिए ना, ठीक है। ओके, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसे खुले रास्ते पे तो आप धंधा कर नहीं सकते अनटिल अनलेस आप पानी पूरी का ठेला लगा रहे हो, ठीक है। ओके, और क्या है भाई साहब, टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल आप पीछे रह जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आज से करीबन 7-8 साल पहले की बात है, मैं जब कामोठे में, हाँ, तो अगर मुझे कोई टैक्सी पकड़ना रहेगा तो कामोठे जो वो शिवसेना का एक ऑफिस है ना, जब जब बाहर जाते हैं वहां पे सारी टैक्सियां लगी रहती थी, वो नीली वाली और का, का, काली पीली वाली, ठीक है। ये सारे टैक्सीज वहां पे होते थे, हम जाकर वहां पे बोलते थे। फिर यहाँ पे भी एक ये मैकडॉनल्ड्स के सामने की थोड़ा आगे, वहां पे भी एक टैक्सी यूनियन हुआ करता था, मतलब एमजीएम के थोड़ा सा आगे, वहां पे भी आप जाकर टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो वहां तक आपको जाना पड़ेगा खुद से, फिर उसको आप बोलेंगे, फिर वो घर पे आएगा, फिर आप वहां से जहां भी जाएंगे, ठीक है। तो पहले ओला उबेर नहीं था, ठीक है। ओला उबेर आ गया, अभी आप घर बैठे पैसा फटक से बुला सकते हैं, ठीक है, आप जा सकते हैं जहां से आपको जहां तक जाना हो, ठीक है। और सिर्फ टैक्सी नहीं, ऑटो भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये जो लोग थे, मैंने ऑब्जर्व किया, ये लोगों ने अपने अंदर चेंजेस नहीं लाए, ये वहीं के वहीं खड़े रहे। तो क्या हुआ, आज की तारीख में वो वहां पे खड़े नहीं है, दे आर नॉट देयर एनीमोर। कैसे सरवाइव करेंगे, कौन उनको बुक करेगा? पूरे दिन अगर आपकी गाड़ी खड़ी है और आप खड़े हैं, कितना दिन चलेगा, ठीक है। तो दैट बिजनेस कंप्लीटली वैनिश्ड। यही लोगों ने अगर उस टाइम पे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने व्हीकल को ओला या उबेर के साथ कनेक्ट कर दिया होता, तो कम से कम रनिंग मोड पे तो रहते, और आमदनी भी होती रहती, ये लुप्त नहीं होता था, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अडॉप्ट टू टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करें, ठीक है। आप अपने जितने भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहे हैं, वो आप अपग्रेड करें। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप कामोटे में जाएंगे, जहाँ पे अगर आप जाते हैं और अगर आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो एक्सरे कराने के लिए वो बोलेंगे उधर से एक्सरे करा के लाओ, फिर एमआरआई कराने के लिए बोलेंगे उधर से एमआरआई करा के लाओ। आप बोलेंगे यार पेशेंट को मैं लाया हूँ हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, अभी इस पेशेंट को उठाकर फिर मैं दूसरी जगह पर एक्सरे करा के फिर आपके पास आऊँ, फिर आप बोलोगे एमआरआई, फिर दूसरी जगह पे एमआरआई करा के फिर आपके पास आऊँ, फिर पैथोलॉजिकल टेस्ट दूसरी जगह पे पैथोलॉजिकल टेस्ट कराकर फिर आपके पास आऊँ। इट्स एन इनकन्वीनियंस। इससे अच्छा तो मैं किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाऊं जहाँ पे सारे टेस्ट कंडक्ट हो रहे हो, ठीक है। कम से कम मुझे सहूलियत जो है, पेशेंट को लेकर घूमना तो नहीं पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो टेक्नो तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करें। आपका जो भी इंस्टीट्यूट है या जो भी
फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप अगर टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे होंगे, इट विल डाई आउट विथ टाइम। ये टाइम के साथ मर जाएगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके। फिर आता है आपका भाई साहब मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जरा इसको बंद कर देंगे क्या प्लीज? थैंक यू। जैसे मैं एक ऐसे ही किसी को जानता हूँ थाने में, उनका खुद का स्कूल है। तो मैं किसी काम से गया था, तो उन्होंने बोला कि चलो तुमको मैं अपने स्कूल का एक राउंड दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलो जाते हैं। तभी स्कूल नहीं चल रहा था, तो समर वेकेशन तो था। तो उन्होंने मेरे को अपना स्कूल दिखाया। हर स्कूल में ऐसा इंटरेक्टिव पैनल वगैरह लगा हुआ है। और उन्होंने बोला कि यार मेरे यहाँ पे ना ड्रेस कोड बोले तो जीन्स और टी शर्ट पहन के आना रहता है, और कोई बैग कैरी नहीं करना पड़ता है। मैंने बोला बैग नहीं कैरी करना पड़ता है मतलब? तो हर एक टेबल पे कंप्यूटर है। ठीक है, सो जो भी लेक्चर चल रहा है वो आपके सामने भी दिख रहा है, प्लस आप वहीं पे अपने नोट्स भी उनके आपके बन रहे हैं। जो क्वेश्चंस आप तो आपको टैब दिया जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया, अगर मैंने क्वेश्चंस पूछा यहाँ पे मैंने टाइमर लगा दिया यहाँ पे, तो उतने में आपने क्लिक किया, तो जिन लोगों का राइट आंसर आया उनका भी नाम डिस्प्ले होगा, जिनका रॉन्ग आंसर आया उनका भी नाम डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, आपके लिए ये रहेगा भाई साहब ये क्या है। ठीक है, लेकिन हो सकता है 8 से 10 साल बाद आपको सुषमा पाटिल जैसे स्कूल में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिले। करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो आप बैठे हुए हैं और आप, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे टाइम पे एक कोचिंग क्लास आया मेरे, मैं तो एक छोटे शहर से हूँ, तो मेरे टाइम पे एक कोचिंग क्लास आया, उस कोचिंग क्लास का बहुत नाम होने लगा। तो मतलब वो कोचिंग क्लास का जो ओनर था उसने सिर्फ 12th ही किया था, लेकिन बहुत नाम होने लगा। तो मामला क्या था, हम जाकर देख कर आए वहां पे। मैं गया था वहां पे, तो कैसा था, ऐसा क्लास है, सिंपल एक बोर्ड लगा हुआ है, और ऐसा टेबल लगा हुआ है, टेबल ऐसा राउंड टेबल है, और टेबल में ऐसे माइक्स लगे हुए हैं। तो हर स्टूडेंट वो माइक से डाउट पूछता है और वो दिखाते हैं। पढ़ाई हो रही है, कोई ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, लेकिन वो जो माइक से पूछने बोल रहे हैं आप स्टूडेंट को, वो उसके लिए इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रहा है, और इसलिए वो स्टूडेंट जाकर और 10 को बोल रहा है, यार देख मेरा इंपॉर्टेंस क्या है। इफ आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, ऐसे हाथ ऊपर करके, ऐसे नहीं, माइक में मैं नॉक करूंगा तो माइक से ऐसे बोलना पड़ेगा, वो आवाज से उधर मेरे को। तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज से कम मतलब 30 साल 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आप किस तरह से दूसरों से आगे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हाउ आर यू टेक्नोलॉजिकली अडेप्टिंग योरसेल्फ। ठीक है, फिर आता है आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की अलग, आज की तारीख में भाई साहब होर्डिंग्स पे लोग कम जा रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज्यादा चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा चल रही है। ठीक है, आप कैसे लोगों, और मतलब ऐसे नहीं, आज की तारीख में ना कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत यूनिक होनी चाहिए। सब लोग ही अपने प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और सब लोग ही एक 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 सिंपल सा तरीका अपनाते हुए आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप डिफरेंट कैसे हैं, हाउ आर यू बेसिकली डिफरेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बाबा रामदेव ने, ठीक है, इन्होंने जो टूथपेस्ट बनाया वो बहुत चलने लगा, पतंजलि का टूथपेस्ट। क्यों चल रहा है मुझे नहीं मालूम, ठीक है, बट बहुत ज्यादा चलने लगा। आज से मतलब इसके पहले जब आप कभी भी किसी टूथपेस्ट को लेने जाते थे किसी भी किराने की दुकान में, कोई नहीं बोलता टूथपेस्ट दो, सब बोलते हैं कोलगेट दो। कोलगेट ब्रांड का नाम है टूथपेस्ट। आप ये नहीं बोल रहे कि टूथपेस्ट दो, आप बोल रहे हैं सीधा कोलगेट दो। मतलब आप सोचिए कोलगेट इस कदर फेमस हो चुका है कि ब्रांड और ब्रांड जो है और जो आपका प्रोडक्ट है वो दोनों एक हो गए। समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट टूथपेस्ट है, कोलगेट ब्रांड है, लेकिन लोग ऐसे एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, दे आर आस्किंग फॉर अ कोलगेट। ठीक है, तो आप, कोलगेट भी घबरा गया इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से, क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद का इलाज है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी बहुत फेमस है। तो इन्होंने भाई साहब कोलगेट का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम रखा वेद शक्ति। ठीक है, you understand why it is being bought up. ठीक है, because now Patanjali toothpaste is challenging the sales of Colgate. So in order to ensure that the customers are clinging to Colgate itself,
दे नेम्ड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एज वेज शक्ति, कोलगेट वेज शक्ति, ठीक है। व्हाई वाज ऑल ऑफ अ सडन दिस रिक्वायर्ड, ठीक है। सो ये तो आपको ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इवॉल्व होना पड़ेगा। एक इंडस्ट्री आयुर्वेद की एक 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 मतलब बाबा रामदेव की इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है, खाने का काम नहीं है, ठीक है। सो ऑब्वियसली पीपल आर बाइंग इट, ठीक है। सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये, दिस इज बेसिकली अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ओके। देन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली वैसा, ठीक है, पैसा तो बनाना पड़ेगा ही, ठीक है। व्हाट एल्स, और कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एज। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे समझो जब आपके इंडिया में सेल्यूलर नेटवर्क लॉन्च हुआ था, ठीक है, सेल्यूलर नेटवर्क मतलब सेल फोन्स लॉन्च हुए थे, मैं आज से करीबन 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे एक बड़ा अजीब सा डब्बा फोन हुआ करता था, ऐसा ऐसा था, देखो ऐसा डब्बा फोन, ऐसा इसका ब्लू स्क्रीन होता था और ऐसे टाइपिंग वाले, घर पे अगर आपके किसी कोने में पड़ा होगा तो पड़ा होगा, वरना आपने बेच दिया होगा, इस तरीके का फोन होता था, ठीक है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस आते थे और इसमें सिर्फ कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आपको एक कॉल पे 3-4 रुपए खर्च होते थे, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए 3 या 4 रुपए आपके जाते थे, आप जब कॉल कर रहे हैं तब, और आप जब कॉल रिसीव कर रहे हैं तो भी, अगर आपने किसी का कॉल रिसीव किया तो भी आपको बिलिंग होगी, हाँ 3-4 रुपए, मतलब आपने किसी से 15 मिनट बात कर ली तो आपके करीबन 70-75 रुपए का बिल हो जाएगा, ठीक है। सो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, इसीलिए इट कुड ओनली बी अफोर्डेड बाई वेरी रिच पीपल। तो मोबाइल फोन उस टाइम पे एक स्टेटस सिंबल था, ठीक है, रिच लोगों का। लेकिन आज की तारीख में आप 300 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, इंटरनेट पता नहीं क्या क्या कर लेंगे एक महीने में, है ना। तो दैट इज, तो ये हुआ कैसे, ये ट्रांजिशन यहां से यहां हुआ कैसे। आज की तारीख में आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं जिसमें सिर्फ कॉलिंग करना या कॉल रिसीव करना नहीं है या मैसेजेस भेजना नहीं है, तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स का एक्सेस आपको वहां से है। आप बैठे बैठे बिल भर सकते हैं, आप बैठे बैठे अपने सारे बिल्स को क्लियर कर सकते हैं, बैंकिंग स्टेटमेंट कर सकते हैं, बैंकिंग का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपकी आधी दुनिया तो आपके फोन्स में है, ठीक है। सो द फोन यूटिलिटी हैज इंक्रीज सो मच। तो इसीलिए ये ट्रांजिशन कहां से हुआ, ये इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस था, जहां पे एक मैसेज आप रिसीव कर रहे हो तो भी आपके 2 रुपए लगते थे, एक मैसेज अगर आप छोड़ रहे हो तो वो भी 3 रुपए लेंगे, ठीक है। इससे इसमें कैसे आप रिड्यूस हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि उस टाइम पे प्लेयर्स बहुत कम थे। उसके बाद धीरे धीरे लोग आते गए, वोडाफोन आ गया, एयरटेल आ गया, पता नहीं क्या क्या आया, तभी बीएसएनएल तो था ही, ठीक है, फिर जियो वगैरह सब, तो रिलायंस आ गया। ये सब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, एडवांटेज किसको मिलता गया, तो सब लोगों के अंदर कंपटीशन बढ़ गया, यार इसने 600 रुपए का प्लान लॉन्च किया है, मैं 500 का लॉन्च करता हूँ, फिर वो बोलेगा मैं 450 का लॉन्च करता हूँ, ऐसे करते करते एक मिनिमम पे आ गया, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एज दे देता है। कॉम्पिटिटिव एज मतलब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप ड्रॉप 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 करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट का मार्जिन रखकर आप उस मार्केट को, उस चीज को मार्केट में चलाते हैं। तो दिस गिव्स यू द कॉम्पिटिटिव एज, ठीक है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एज है। इसका फायदा, सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर को मिलता है, ठीक है। ऑब्वियसली आपके, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम सेल्स आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कंज्यूमर को फायदा मिलता है इसमें, ठीक है, ओके। तो ये सब चीजें जो है, ठीक है, क्या है, ऑल ऑफ देम आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आप देखोगे ये सब के सब रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। क्या इन सब चीजों की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, ऑब्वियसली है। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, आर ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर्ड, यस वेरी मच, ठीक है, वेरी मच। तो आर ऑल ऑफ देम इंपॉर्टेंट, यस डेफिनेटली, ठीक है, सबके सब आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पे बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्या है आपका, एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज। किसी ने वो एक हर्षद मेहता पे एक वो बना था, अ, हाँ सीरीज बना था, वो देखा है क्या किसी ने, तो उसमें देखो, हर्षद मेहता एक्चुअली वाज अ पर्सन हु मेड ह्यूज मनी आउट ऑफ द शेयर मार्केट, बहुत सारे झोल झाल भी हुए थे। लेकिन उनका एक पॉइंट था, पॉइंट ये था कि किसी कंपनी का शेयर बढ़ेगा या घटेगा ये उनको मालूम कैसे चलता था। तो उसमें उन्होंने बात की है इनसाइडर इंफॉर्मेशन की, ठीक है, ही सेइंग इनसाइडर इंफॉर्मेशन।
तो ये जो था, ये किसी ने पहले सोचा नहीं। वो क्या करते थे कि ये जो कंपनीज हैं, जो इन कंपनीज में कहाँ पे धरना दे रहे हैं लोग, क्या यूनियनबाजी चल रही है, वहां पे जाकर वो ऐसे बैठे रहते थे। तो लोगों के जो एम्प्लॉइज है वहां पे, उनके डिससेटिस्फैक्शन लेवल से पता चल जाता था कि कंपनी की पोजीशन क्या है, और उससे वो अंदाजा लगा लेते थे कि इसका शेयर ड्रॉप होगा कि ये बढ़ेगा। ठीक है, तो अपने क्लाइंट्स को वो बोलते थे भाई इसका शेयर खरीद ले, सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बेचने मत जा अभी क्योंकि लॉस में जाएगा। तो इस तरह से वो, इसको बोलते हैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कहां से मिलता था? एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें सीन भी है कि वो जाता है और देखता है कि कंपनी है, उस कंपनी के सामने कुछ लोग ऐसे धरना दे रहे हैं, कुछ तो मसला है। ठीक है, एंड देन ही बेसिकली कलेक्ट्स द इन्फॉर्मेशन। इस तरह से अलग अलग कंपनी से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि कंपनी का हेल्थ कैसा है। कंपनी और मैनेजमेंट में अगर क्लैश है तो फिर कंपनी डूबने वाली है। ठीक है, और फिर उस पर पैसा लगाएगा, फायदा नहीं, लॉस होगा। ठीक है, सो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो पीपल परफॉर्म अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। जैसे अगर आप देखोगे किसी भी कंपनी में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है, जैसे हैंडलिंग फाइनेंस, कंपनी आपने स्टैब्लिश किया है किस लिए? पैसे कमाने के लिए। तो फाइनेंस हैंडलिंग इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी प्रोसेस। ठीक है, ओके। व्हाट एल्स डू वी हैव? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में आपका क्वालिटी सब कुछ मैटर करता है, लुकिंग आफ्टर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। और क्या है भाई साहब? आपका मार्केटिंग। ठीक है, ये तीन तो मेन मुद्दे हैं। ठीक है, आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च किया उसकी मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, तभी तो जाकर लोग उसके कस्टमर बनेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें यहाँ पे लुकिंग आफ्टर द सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे मार्केटिंग में आपके सेल्स क्या चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या चल रहे हैं, ये तीन प्रमुखता चीजें हैं। ठीक है, ओके। नाउ इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड दैट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। सब जगह है मैनेजमेंट, है ना? इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इवन इन सोशल लाइफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। आप अगर देखोगे स्कूल को तो हम एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते हैं, हालांकि है, लेकिन स्कूल में भी एक मैनेजमेंट है, आपके सोसाइटी में भी एक मैनेजमेंट है। ठीक है, आपके किसी भी सरकारी दफ्तर में भी एक मैनेजमेंट है। ठीक है, ओके। मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ गोल। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मशीन्स, मटेरियल्स एंड मनी। तो जिस तरह से किसी बिजनेस को चलाने के लिए आपको मशीन्स की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अच्छे मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रनिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट for establishing coordination between all other sources of organization. One needs to know about management. Therefore it is observed that the importance of management is growing rapidly. Various management thinkers have introduced different management theories as per their field observation and systematic study. There are various principles, theories and techniques of management which give results in same direction, but its use is varying from organization to organization, situation to situation and person to person. तो मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। जैसे समझो अगर दंगे फसाद हो रहे हैं, या मतलब दंगे फसाद होने का कोई माहौल तैयार हो रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन गर्म है, तो पुलिस कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करती है। ठीक है, कभी कभी आप देखोगे पुलिस अच्छे से सिचुएशन को हैंडल नहीं करेगी तो फिर बहुत बात बिगड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, कहीं पे आप एक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दो कांस्टेबल को भी भेजोगे तो चल जाएगा, और कहीं पे आप सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रक पुलिस वाले भी भेजोगे तो कम पड़ जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, है ना? ये मामले के तनावपूर्ण स्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों में भी आप मैनेज कर रहे हैं। कहीं पे दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, कॉल आया, दो पुलिस कांस्टेबल को भेज दिया, मामला निपटा कर चले आए। ठीक है, लेकिन कहीं पे वैसा बहुत बड़ा फसाद हो रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, तब उन दो पुलिस वालों से काम नहीं बनेगा। ठीक है, देन यू विल हैव टू सेंड अ बेसिकली ट्रक ऑफ पुलिसमैन इन ऑर्डर टू हैंडल दिस। ओके, जैसे समझो ये मार्केट में कभी कभी तोड़म तोड़ी का काम चलता है, तो पूरी वैसा पुलिस फोर्स जमा हो जाती है ना? यू कैन नॉट हैंडल दैट विद टू पुलिस पीपल। ओके, तो दैट हैपेंस। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से होता है। आप किसी किंडर गार्डन में चले जाएंगे तो वहां पे जिस तरह से बच्चों को मैनेज किया जाता है, और किसी बड़े स्कूल में चले जाएंगे, कॉलेज में चले जाएंगे, वहां पे जिस तरह से बच्चों को मैनेज किया जाता है, एब्सोल्युटली डिफरेंट। ठीक है, ओके। पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन,
वेरिंग फ्रॉम, तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिसाब से मैनेजमेंट होता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन। इन ब्रीफ, मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रेटेजिक गोल्स इन अकॉर्डेंस विद द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक्स डिसीजंस ऑन हाउ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है और मिशन भी, ठीक है। विजन मतलब हमको, हमारा ये ख्वाब है कि हम यहां तक पहुंचे, ठीक है, वो हमारा मिशन स्टेटमेंट हो जाता है। तो दैट इज बेसिकली द मिशन स्टेटमेंट कि लेट्स स्ट्राइव टू अटेन दिस हाइट और लेट्स स्ट्राइव टू अटेन दिस पोजीशन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूडेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे रॉ मटेरियल एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फाइनेंस एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वैसे ही मैनेजमेंट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। It harmonizes all functions of business organization such as planning, organizing, staffing, coordinating and controlling. ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे आपके मैनेजमेंट चीजें हैं, ठीक है। प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें, ठीक है, which are termed as functions of management. Sorry. Okay, so what is management, बच्चा पार्टी? ठीक है, मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ दीज इंडिविजुअल्स टू अचीव अ कॉमन गोल। तो जितने भी आपके इंडिविजुअल्स हैं वो कॉमन गोल को अचीव करें, इसको लिख लीजिए। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स, इंटीग्रेट्स मतलब सबको एक समान तल पे लाते हैं। एफर्ट्स ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ दीज इंडिविजुअल्स टू अचीव अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए इंटीग्रेट कर रहा है। इंटीग्रेट मतलब असेंबल करना, ठीक है। सो सारे जितने भी लोग हैं, ठीक है, इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके कॉमन गोल्स अचीव करवाता है मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, तो इसका एम क्या है? व्हाट इज द एम? विद द एम ऑफ मार्केट लीडरशिप। तो मैनेजमेंट इफेक्टिव क्यों होना चाहिए? जितना ज्यादा मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा, मार्केट लीडरशिप उतना ही बढ़ेगी, है ना, राइट। देखो यहां पे, तो क्या एम क्या है मैनेजमेंट को अच्छे से करने से? एम क्या है? मार्केट लीडरशिप, ठीक है। मार्केट में लीडरशिप चाहिए, अगर आपको मार्केट में दूसरों से आगे रहना है आपको, तो अच्छा मैनेजमेंट आपको ये इंश्योर कराएगा। इफ योर मैनेजमेंट इज गुड देन यू विल अटेन मार्केट लीडरशिप, ठीक है। मार्केट लीडरशिप आपको मिलता है, ठीक है। और क्या मिलता है? इंक्रीज प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली, ठीक है, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और क्या है भाई साहब? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। भाई जब आपका बोल वाला हो, ठीक है, जब आप चीजों में स्ट्रगल ना कर रहे हो, जब आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और मार्केट में भी आपका लीडरशिप है, ऑलमोस्ट मोनोपोली है, तो आप नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के बारे में सोच भी सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉफिट कमाने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मार्केट में आपकी लीडरशिप नहीं है, कभी धंधा मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या ही नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे? जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया अभी तक उसी को संभालने में लगे हुए हैं आप, है ना, उसी में आपका स्ट्रगल है, तो नया प्रोडक्ट कहां से लॉन्च करेंगे? ठीक है, क्लियर है? ओके, इसके बाद आता है आपका मैक्सिमाइजिंग सेल्स। तो ये सबका मेन उद्देश्य क्या है? आपका सेल्स मैक्सिमाइज हो, ठीक है। सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ ऑल दैट इज अंडरटेकन। इंक्रीजेस कस्टमर बेस, तो आपका जितना कस्टमर बेस बढ़ता है, कस्टमर्स की डिपेंडेंसी भी आप पे उतनी ही बढ़ती है, और आपका मार्केट लीडरशिप प्लस आपके सेल्स प्लस आपका प्रॉफिट, ये सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। ओके, so meaning and definition: while achieving goal of goal of an individual or an organization, it is always important to use different systems or techniques. अलग अलग systems और techniques इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं जो system और technique एक जूते की कंपनी में यूज करूंगा, वो एक जेरोक्स कंपनी में नहीं यूज कर सकता, है ना। तो अलग अलग कंपनीज के और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग सिस्टम्स और टेक्निक्स होंगे।
कहीं पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं पे भाई साहब शू मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं पे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। ओके, सम ऑफ दीज टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। तो यूनिवर्सली सबने एक्सेप्ट कर लिया इसको। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू मैनेजर टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज ऑन स्पेसिफिक बेसिस। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस, ठीक है, एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये इफेक्टिव डिसीजंस और ऑर्गेनाइजेशनल गोल में ये हेल्प करता है। Principle is defined as the fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. ठीक है, तो प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रिंसिपल? इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ। ये फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन है दैट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। तो फंडामेंटल ट्रूथ है और प्रोपोजिशन दैट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, मतलब ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने अभी तक कोई बिजनेस नहीं किया होगा, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक बिजनेस को चलाने के लिए कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर करना, इज इट एन इंटीग्रल पार्ट? इज इट इंपॉर्टेंट? इज इट इंपॉर्टेंट? ठीक है, आप किसी मोबाइल में खरीदने गए, मोबाइल खरीदने गए किसी शॉप में, तो आपने बोला भाई मोबाइल चाहिए, कितना बजट है? कितना बजट है? उसने 2 पीस रख दिया, देख लो। अभी वो आपको बता नहीं रहा है क्या फीचर्स है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसका क्या वारंटी पीरियड है, खराब हो गया तो क्या करने का, इसे कुछ बता नहीं रहा है। तो विल यू बी इंक्लाइन टू बाय दैट प्रोडक्ट? नो, ठीक है। सो ये सिंपल चीजें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है। आप अगर किसी मोबाइल शॉप में मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, आपका ये सिस्टम ऑफ बिलीफ ये है कि वो बंदा जो सेल्स के लिए बैठा हुआ है, वो आपको एक तो एक, दो तो दो, चार तो चार, जितने भी मोबाइल दिखाएगा उनके फीचर्स, एडवांटेजेस और मेरिट्स आपको बताएगा। ये आपका सिस्टम ऑफ बिलीफ क्यों है? क्योंकि वो उसका भी सिस्टम ऑफ बिलीफ है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो कस्टमर्स आएंगे, मेरा सेल्स बढ़ेगा, ठीक है। सो इस तरह से हम बहुत दिनों से किसी चीज को ट्रेंड हिसाब से देखते आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा वो सिस्टम ऑफ बिलीफ हो गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ? कोई ऐसे ऐसे आसमान से नहीं टपका है कि हाँ भाई कस्टमर ट्रीटमेंट होना चाहिए। व्हाई शुड देयर बी अ कस्टमर ट्रीटमेंट? क्योंकि आज कस्टमर के पास ऑप्शन है, तुम नहीं तो अगला वाला, अगला नहीं तो दूसरा वाला, बहुत सारे शॉप्स हैं, हम चले जाएंगे, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा, कहीं से ना मिला ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, क्या जाता है, ठीक है। कस्टमर्स हैव ऑप्शन। तो हमारे ये ट्रेड्स ने हमको सिखा दिया है कि यार एक सिस्टम ऑफ बिलीफ होना जरूरी है, ठीक है, कस्टमर की तरफ से भी और सेलर की तरफ से भी, प्रोड्यूसर की तरफ से भी, ठीक है। तो हम ऐसे चीजों को फंडामेंटल ट्रूथ मान चुके हैं कि भाई अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमको रिजल्ट नहीं दिखेगा। अगर हम प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं रखेंगे, कस्टमर का ट्रीटमेंट नहीं रखेंगे, कस्टमर फॉलोअप या अगर कस्टमर का कोई इश्यू है उसको रिजॉल्व करके नहीं देंगे, तो हम बिजनेस में डूबेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, ठीक है। ओके, और बिहेवियर फॉर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। तो ये बिहेवियर या चेन ऑफ रीजनिंग, ठीक है। तो आपका रीजन यही बोलता है ना कि यार मैं इस शॉप में क्यों जाऊं, इस शॉप में इसलिए जा रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये लोग ठीक से बताएंगे, अगर मैं गया और मुझे नहीं मिला तो और किसी दूसरे दिन में नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कि जीवन में मैंने एक ही बार मोबाइल लिया, वो मोबाइल पूरे जीवन भर चलने वाला। 2-3 साल एक मोबाइल की लाइफ होती है, उसके बाद मेरे को फिर से लेना ही है, लेकिन आई विल नॉट वॉक अप टू द शॉप वंस अगेन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? सो दिस इज बेसिकली एक चेन ऑफ रीजनिंग। आपने एक चेन ऑफ रीजनिंग बता दिया ना। अगली बार जब आपको सेल फोन लेना है, या तो आपके किसी फैमिली मेंबर को अगर सेल फोन लेना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू वॉक अप टू दिस शॉप, यू हैव मेड अप योर माइंड। व्हाट इज योर रीजन? बिकॉज यू डिडंट गेट द कस्टमर ट्रीटमेंट और नॉलेज दैट यू वर सपोज टू गेट इट। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, so दैट इज कॉल्ड चेन ऑफ रीजनिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। तो आपका अगर देखोगे, ऐसे बहुत सारे फर्म्स हैं हमारे इंडिया में जिनको हम उनके मैनेजर्स की वजह से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंफोसिस, इंफोसिस वॉज फाउंडेड बाय नारायण मूर्ति एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंफोसिस वॉज फाउंड बाय नारायण मूर्ति, ठीक है। एंड देन वी हैव पेप्सी कंपनी की ये अभी चेयरमैन है इंदिरा नूई, ठीक है, शी इज बेसिकली इंदिरा नूई। देन ऑब्वियसली भारती एयरटेल के, मतलब एयरटेल के ये सुनील मित्तल, एंड देन ऑब्वियसली रतन टाटा। सो दीज आर रिनोन्ड फिगर्स, ठीक है। इनका तो इनका नाम क्यों है? इनके कंपनी की वजह से इन्होंने अपने कंपनी को इस कदर मैनेज किया है कि इनका गुडविल मार्केट में फैल चुका है, ठीक है। दीज पीपल आर नोन एज वेरी गुड मैनेजरियल
people, ठीक है, they have managed their companies very well, because of which they have become world class service providers, ठीक है. Okay, so meaning of management defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. effectively और efficiently क्या होता है इसको अपन समझेंगे, ठीक है, लेकिन इसको लिख लीजिए. डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. तो मैनेजमेंट होता क्या है? काम करवाना होता है मैनेजमेंट, सिंपल, ठीक है. लेकिन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है. ओके, इस चीज को समझते हैं, ठीक है. इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली कैसे? मैंने समझो किसी को यहाँ पे लेट्स से देयर इज अ पर्सन ए, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला 50 शर्ट्स बनाने का, ठीक है, 50 शर्ट्स बनाने का. और लेट्स से एक शर्ट का जो उसको चार्ज पड़ रहा है लेबर कॉस्ट मटेरियल लेकर, वो अप्रोक्सीमेटली 200 जा रहा है, रुपीज 200, ठीक है. तो और मैंने अल्टीमेटम दे दिया, लेट्स से आज कितना है, 12 तारीख है ना, तो लेट्स से 15 तारीख तक मुझे ये चाहिए 15. क्लाइंट ने ऐसे डिमांड कर दिया. तो टुडे इज द 12th, बाय द 15th आई वुड नीड 50 शर्ट्स फ्रॉम यू एंड कॉस्ट पर हेड आपका 200 है, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली आप कितना 1000 में ये बना रहे हैं, है ना. तो सॉरी 10,000 में ये शर्ट्स बना रहे हैं आप, ठीक है. क्लियर है? समझ लो कोई कोई मैनेजर है ए, उसने ये पूरा कर दिया, ठीक है, पूरा कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ही इज एन इफेक्टिव मैनेजर. Is an effective manager because there was a deadline given for the production. He managed to meet up with the deadline. ठीक है, 15 तारीख तक का डेडलाइन था और उसने ये मैनेज किया, ठीक है. ओके, लेकिन मैनेज करने के टाइम पे क्या हुआ, उसको लेबर शॉर्ट गिरा. लेबर शॉर्ट गिरा तो उसने क्या किया, लेबर मार्केट से उठाया और डबल रेट पे उठाया, जो 400 पे था. समझ में आ रहा है? इन लोगों ने 400 रुपए लिया, ठीक है. 200 की जगह पे डबल रेट 400 रुपए. हाँ, 15 तारीख तक कंप्लीट हो गया, ठीक है. तो इसका मतलब तुम्हारा भाई अभी कितना कॉस्ट चला गया? 20,000. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, कॉस्ट तुम्हारा डबल हो गया. तुम इफेक्टिव मैनेजर हो लेकिन एफिशिएंट नहीं, ठीक है. अगर तुमने कॉस्ट को कंट्रोल किया होता तो तुम एफिशिएंट होते थे. अगर मैं एक दूसरा मैनेजर देखता हूं पी, ठीक है, इसको भी सेम चीज मिला, ठीक है. इसने देखा कि यार 15 तक मुझे अगर कंप्लीट करना है तो हाँ, मार्केट से मेरे को अलग से लेबर उठाना पड़ेगा और मुझे उसको 400 रुपए देना पड़ेगा. अगर मैं ये ना करके इनसे बोलूं कि यार आपको 12 नहीं, मैं सॉरी 15 नहीं, मैं 17 तारीख तक पूरी डिलीवरी दे दूंगा. आई एम आस्किंग फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ 2 more days, बट आई विल मैनेज माई सेल्फ विथ ₹200, ठीक है. तो क्लाइंट मान जाएगा, मान गया, ठीक है. तो अभी ये, लेकिन इसने ये ऑप्शन ही एक्सप्लोर नहीं किया था. इसको क्लाइंट ने बोला कि भाई ऐसे देना है. इसने क्लाइंट से पूछा कि यार 2 दिन और एक्स्ट्रा दे दो, डिलीवरी मिल जाएगी आपको. आप चाहे तो आधा डिलीवरी 15 तक ले लो, आधा 17 तक ले लो, ठीक है. लेकिन उसने अपने पैसे बचा लिए, ठीक है. उसने वही प्रोडक्शन किया कितने में? 10,000 में किया. दिस पर्सन इज एन एफिशिएंट मैनेजर, ठीक है. तो एफिशिएंसी किसको बोलते हैं? जहां पे आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है. काम तो कोई भी करके चला जाएगा, इतने पैसे में करेगा, ठीक है. काम तो कोई भी करके चला जाएगा, आपको कोई भी काम करवाना हो, बाजार में आज पैसा फेंको, हो जाएगा. लेकिन कितने पैसे में हो रहा है और कितना बचा ले रहे हैं, वो है आपका एफिशिएंट. एफिशिएंट होना, एफिशिएंट होना कॉस्ट से रिलेटेड है, इफेक्टिव होना टाइम लाइन से रिलेटेड है. समझ में आ रहा है ये? ठीक है. ओके, तो जैसे मीन्स द एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन आर, क्या क्या है भाई साहब? आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है. मैं आपको बोल रहा हूँ ना, दोनों भी बोर्ड्स में अगर आप देखोगे पढ़ाई सेम ही है, एटलीस्ट बीएसटी को लेकर. ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सीबीएसई में है. और अभी अगर आप देखोगे, हमने अभी अभी जो स्टेट बोर्ड से नोट्स निकाला उसमें भी वही था, ठीक है. तो इट्स द सेम थिंग. यहाँ पे देखिए,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेट बोर्ड का है, ठीक है। द सेम थिंग, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको लिख लीजिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस जो है वो आपका क्या क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग को हम कोऑर्डिनेटिंग भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, इसको अपन कोऑर्डिनेटिंग भी बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। इन सिंपल वर्ड्स, टेक्निक्स और सिस्टम्स which give one directional result are called as principles। एक डायरेक्शनल रिजल्ट दें उनको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या है? ये टेक्निक करोगे भाई साहब ये रिजल्ट आएगा, ये टेक्निक करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, एक डायरेक्शन में, ठीक है। सो वन डायरेक्शन रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स, वही प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, ठीक है, ओके। दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल। जैसे अगर आप बोलेंगे कि अगर मैं किसी जूते की दुकान पे जा रहा हूँ जूता खरीदने के लिए और किसी मोबाइल के दुकान पे जा रहा हूँ मोबाइल खरीदने के लिए, दोनों में कस्टमर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर ट्रीटमेंट दोनों के लिए सेम है, तो ये यूनिवर्सल हो गया। इसी तरह से अगर मैंने कोई कंपनी डाली, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैंने कोई ऑटोमोबाइल कंपनी डाली, मेरे अंडर एम्प्लॉइज है, मैंने कोई अकाउंटेंसी का फर्म डाला, मेरे अंडर एम्प्लॉइज है, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है, द मैनेजमेंट का अपने वर्कर्स के जो साथ व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, तो दोनों के लिए नुकसानदायक होगा, है ना। इट डजेंट मैटर विच फर्म यू आर इन, which company you are trying to run, all that matters is that certain principles are universal in nature। वो सबके लिए सही है, सार्वजनिक है वो, ठीक है। सो ये जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये आपके कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, दे आर नॉट कंपनी स्पेसिफिक और दे आर नॉट बेसिकली इंडस्ट्री स्पेसिफिक, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है। जो आपके लिए सही है वो कंपनी बी, कंपनी ए के लिए जो सही है कंपनी बी के लिए भी वही सही है, कंपनी सी के लिए भी वही सही है। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, ठीक है, ओके। हाँ, हम ये बोल सकते हैं अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकते हैं, दे विल बी, ठीक है, बट द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गोइंग टू बी द सेम। आर वी क्लियर? बहुत जोर से नींद आ रही है, ठीक है। ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजर्स नीड नॉट वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। तो क्योंकि प्रिंसिपल्स बना लिए अपन ट्रायल एंड एरर बेसिस नहीं कर रहे। ट्रायल एंड एरर बेसिस हम कहाँ करते हैं? जहां पे हमको एक्सपीरियंस, अच्छा ये करके देखें क्या, अच्छा वो करके देखें क्या, ये सब हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई हमारे पास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से हमने कुछ प्रिंसिपल्स बना लिए हैं और इन प्रिंसिपल्स को लेकर चले तो हमको फायदा है, इंस्टेड ऑफ अगेन एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लोर ही करना है तो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करो, ठीक है, आपको नए नए टेक्नोलॉजीज में अडॉप्ट करके देखो, लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सार्वजनिक हैं और ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, सो यू डोंट हैव टू बेसिकली गो फॉर ट्रायल एंड एरर, आपको ट्रायल एंड एरर में नहीं जाने की है, ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे अभी ट्रायल एंड एरर कहां पे लगा सकते हो आप? समझ लो आपके आपके फर्म में एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप कुछ अपग्रेडेशन ला रहे हो, तो लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कि यार ये सच में अच्छा चल रहा है, क्या ये प्रीवियस सॉफ्टवेयर से बेटर है, क्या हमारे काम में स्पीड आ रहा है, ठीक है, क्या हम कम लोगों में मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब अगर आपको हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं है, ठीक है, तो इसको ट्रायल एंड एरर बोल सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स हैं ये ट्रायल एंड एरर पे नहीं चलते, ये स्टैब्लिश फैक्ट्स पे चलते हैं, ऐसे चला आ रहा है और इससे सबको फायदा हुआ है, इसीलिए वो प्रिंसिपल बनकर हमारे सामने आया है, ठीक है। दैट इज द रीजन वी आर फॉलोइंग इट। क्या ये समझ में आ रहा है? इसमें ट्रायल एंड एरर का कोई स्कोप नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ट्रायल एंड एरर। कोई नया चीज आप एज टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हो वहां पे आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हो, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ट्रायल एंड एरर का कोई स्कोप नहीं है। आर वी गेटिंग दिस मच? ठीक है, ओके। Due to the basis of principles, managers need not work on trial error. For example, in cricket or in any other game, total play is designed and divided between the players according to their qualities and capabilities. अभी भाई साहब जैसे देखो एक 11 प्लेयर की एक क्रिकेट टीम होती है, क्या सब लोग ऑलराउंडर होते हैं? नहीं भाई साहब, रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे लोग बैट्समैन होते हैं,
बुमराह जैसे लोग बॉलर्स होते हैं और जडेजा जैसे लोग ऑलराउंडर होते हैं। तो भाई सबका अलग अलग एक जॉब रोल है। आप अगर बोलेंगे कि भाई साहब मैंने बुमराह को उतारा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो 20 बॉल में 60 रन बना दे, तो दैट इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो बॉलर है, बैट्समैन नहीं है। अगर बना लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपका, तो अकॉर्डिंग तो जितना भी आपका काम है ये डिवाइडेड होता है बिटवीन प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कैपेबिलिटीज के हिसाब से वर्क को डिजाइन एंड डिवाइड किया जाता है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो, ठीक है। एक कंपनी में 100 लोग हैं, तो क्या 100 लोगों का डेजिग्नेशन जॉब प्रोफाइल सब एक ही होगा? नहीं, सब लोग अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। आप एक हॉस्पिटल में चले जाइए, कोई नर्स है, कोई अकाउंटिंग है, कोई अकाउंटेंट है, कोई पियोन है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर्स में भी बहुत सारे हैं, कोई ऑर्थोपेडिक है, कोई भाई साहब ट्रॉमा स्पेशलिस्ट है, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है, ये सब है, ठीक है। कोई रेडियोलॉजिस्ट है, कोई एक्सरे डिपार्टमेंट संभाल रहा है। तो अगर हॉस्पिटल में जाएंगे आपको तमाम लोग मिल जाएंगे। एवरीबडी विल बी वर्किंग एज पर देयर ओन कैलिबर। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। तो ये आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है भाई साहब? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, इसके लिए मैनेजमेंट को तगड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लानिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जीवन में क्या प्लानिंग है बताइए? जैसे आपका करिकुलम चल रहा है स्कूल में, ठीक है, तो प्लानिंग में आपको टाइम टेबल मिलता है, सिलेबस मिलता है, ये सब आपका प्लानिंग है। आप 12th का बोर्ड्स के लिए इस बार अपीयर होंगे, उसके पहले स्कूल वाले आपके साथ क्या करेंगे? ऑब्वियसली पढ़ाएंगे, लेकिन आपको इवेल्युएट कैसे करेंगे? आपका टर्म 1 टर्म 2 फलाना फलाना एग्जाम्स होगा, उसके साथ सिलेबस होगा, तो वो भी एक प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है ना। अगर आप समझिए आप 12th में हैं और आपके स्कूल ने एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया, सीधा बोर्ड का एग्जाम, विल दैट बी अ फीजिबल वे? क्योंकि आपको आंसर लिखना नहीं आएगा। आप भाई साहब बोर्ड में सीधा एग्जाम देने जाने, पूरे एक साल तक आपने कोई एग्जाम ही नहीं दिया, आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ है। यू डोंट नो व्हाट लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी अराइविंग, ठीक है, कैसे उनका आंसर लिखना है, कोई प्रैक्टिस ही नहीं हुआ है आपका, और प्रैक्टिस नहीं हुआ तो पढ़ाई भी नहीं हुई है, तो दैट इज बैड प्लानिंग, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्लानिंग, ठीक है। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग बच्चा बाड़ी? ऑर्गेनाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में ऑर्गेनाइज करना। मैंने जैसे बोला आपको एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में कोई अकाउंटिंग का काम संभाल रहा है, कोई पियोन का काम संभाल रहा है, कोई नर्स का काम संभाल रहा है, कोई डॉक्टर है। तो अगर मैंने अकाउंटिंग वाले को पियोन का काम दे दिया या पियोन को अकाउंटिंग का काम दे दिया, एवरीथिंग विल गो टॉप टर्नी, ठीक है। सो वी कैन नॉट हैव दिस। तो ऑर्गेनाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके स्किल सेट्स पे और उनके क्वालिफिकेशन पे हम बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं। उनका क्या स्किल सेट है और उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उस पे हम उनके जॉब्स को असाइन करते हैं, एनरोल करते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? स्टाफिंग, ठीक है। तो स्टाफिंग में क्या हो जाएगा? पोजिशनिंग राइट पीपल इन राइट जॉब्स एट द राइट टाइम, ठीक है। सही लोगों को सही जॉब पे सही टाइम पे लगाना, इसको बोलते हैं अपन स्टाफिंग, ठीक है। आप देखोगे आपके, आप जब बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करोगे तो स्टाफिंग को हैंडल करने के लिए एक टीम होती है, ठीक है। एनी एनी एम्प्लॉय बेस विच इज मोर देन 1000, अगर किसी कंपनी में 1000 या 500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो उसको स्टाफिंग को हैंडल करने के लिए कम से कम 15-20 की टीम रहेगी स्टाफिंग, ठीक है। किस टाइम पे कहां पे कितने लोग होने चाहिए, क्या काम क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके लिए स्टाफिंग होती है, ठीक है। सो स्टाफिंग, पोजिशनिंग राइट पीपल, ठीक है, सही लोगों को सही जॉब पे और सही टाइम पे लगाना, ठीक है, सही लोगों को सही जॉब पे और सही टाइम पे लगाना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। जैसे डायरेक्टिंग, नाउ व्हाट इज डायरेक्टिंग? कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद पीपल टू वर्क इफेक्टिवली टुगेदर। कभी कभी ऐसा स्टाफिंग का जो सीन है वो जैसे गवर्नमेंट कैसे इसको हैंडल करती है, अभी समझ लीजिए इलेक्शन का टाइम है, ठीक है। तो इलेक्शन के टाइम पे ऑब्वियसली स्कूल्स छुट्टी रहती हैं, तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई ये टीचर्स क्या कर रहे हैं, तो इनको स्टाफिंग ड्यूटी पे लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि पुलिस की बंदोबस्त आप कितनी ज्यादा करेंगे, इतने सारे वार्ड्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, पुलिस कहां तक किन चीजों को हैंडल करेगी। तो ये जितने भी आपके टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में, उनकी ड्यूटी लगती है ना। तो दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। तो ये क्या, ये किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया? राइट टाइम पे, राइट टाइम पे आपने इन लोगों को, क्योंकि शिक्षित होना जरूरी है इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद पीपल टू वर्क इफेक्टिवली टुगेदर।
बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन होता रहे, ठीक है। आप बार बार कंपनी के एम्स क्या हैं, कंपनी का टारगेट क्या है और कितने टाइम पे इस टारगेट को अचीव करना है, ये बार बार अपने लोगों के साथ इसका कम्युनिकेशन करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज पीपल विल लूज देयर ग्रिप। आप देखोगे सिंपल क्रिकेट मैच में ही रोहित शर्मा को चिल्लाते देखते हो, है ना। जो कैप्टन होगा वो कभी कभी ऐसे वो ड्रिंक्स ब्रेक में बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो इज बेसिकली कम्युनिकेटिंग, यार ऐसे करना है ऐसे करना है, तो दिस इज बेसिकली स्ट्रैटेजी। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्टिंग या कोऑर्डिनेटिंग भी बोलेंगे। और क्या है भाई साहब, आपका कंट्रोलिंग, ठीक है। इवेल्युएटिंग द प्रोसेस अगेंस्ट द प्लान्स एंड मेकिंग करेक्शंस, ठीक है। अभी देखो आपने प्लान बना लिया, ठीक है, लेकिन क्या प्लान के मुताबिक ही सब कुछ चलना चाहिए, हो सकता है ना हो, ठीक है। अभी समझो आपने प्लान बनाया है, आपका कुछ प्रोडक्शन टारगेट है, प्रोडक्शन टारगेट है, ठीक है। अभी उस प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करने के लिए आपने एक प्लान लेआउट किया है। अभी हो सकता है कोई मशीन खराब हो गई हो, या हो सकता है कुछ एब्सेंटिज्म ज्यादा हो गया हो, तब आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान्स। तो जो प्लान्स हमने बनाए थे उस प्लान के अंतर्गत कितना प्रोग्रेस हुआ है और क्या करेक्शन होने की कोई संभावना है, क्या और ज्यादा हम करेक्शन करके और ज्यादा हम ईल्ड ला सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आर वी क्लियर टू दिस, ठीक है। तो ये आपके कोर्स हैं। इफेक्टिवनेस, कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स, डूइंग द राइट थिंग्स। एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स, ये टाइम स्पेसिफिक है, ये ना, ये ज्यादा आपका टाइम स्पेसिफिक है। डूइंग द राइट टास्क, सही टास्क, ठीक है, और अचीव गोल, गोल को अचीव करना, ये मेन है इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो डूइंग द राइट थिंग्स, ठीक है, डूइंग द राइट थिंग्स। और एफिशिएंसी में मींस डूइंग द टास्क करेक्टली। एफिशिएंसी मतलब आपके जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं उसमें क्वालिटी रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपने प्रोडक्ट बनाया, बेकार बनाया है, बहुत सारे खामियां रह गई हैं उसमें, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट, ये इसका मेन है, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डूइंग द राइट थिंग्स, और इसका मतलब क्या हो गया, डूइंग थिंग्स राइटली, ठीक है। मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड पर्सन्स रिक्वायर्ड, क्या ये समझ में आ रहा है। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ये मैनेजमेंट के की रोल्स हैं। तो इफेक्टिवनेस क्या है भाई साहब, फिनिशिंग द गिवन टास्क, जो आपको टास्क दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है उसको फिनिश करना, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस, ठीक है। Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. कैसे नहीं मालूम। अभी समझो मेरे को एक काम करवाना है और आज ही वो काम कंप्लीट करके देना है, तो मेरे पास 20 लोगों का ऑप्शन था, मैंने और 40 लोग मान लिए, तो अभी मैंने कंप्लीट कर दिया, तो am I effective? Yes, I have completed my target. लेकिन at the same time, you have employed 40 more people, and that's a cost to company. So you are not efficient, but you are effective. ठीक है? Okay. So in other words, it is concerned with the end result. End result से concerned है ये. Numbers से concerned है ये. ठीक है? हमको इतने टारगेट में इतना दिया था, हमने कर दिया. कैसे किया नहीं मालूम, ठीक है। कैसे किया उस पर हम नहीं जा रहे, ठीक है। क्या क्वालिटी के साथ किया है, नो। क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ किया है, दैट इज नॉट द कंसिडरेशन। काम कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, काम तमाम करना, इसको अपन बोलेंगे इफेक्टिवनेस, ठीक है। ओके, एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली, मतलब मिनिमम एरर्स हो, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो एरर्स हो, विद मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट। तो करेक्टली भी करना है और मिनिमम कॉस्ट के साथ करना है। इफ बाय यूजिंग लेस इनपुट रिसोर्सेस, लेस इनपुट जैसे मनी, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, मोर बेनिफिट्स आर डिराइव्ड, देन एफिशिएंसी हैज इंक्रीज्ड। तो आपने बड़े प्लानिंग के साथ उन सारी चीजों में खर्चा कम करवाया और फिर वही सेम रिजल्ट दिया, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एफिशिएंसी। Efficiency is also increased when for the same benefit or outputs with fewer resources are used and less costs are incurred. आपने कभी गवर्नमेंट टेंडर्स देखे हैं क्या, या सुना है क्या टेंडर्स कैसे होते हैं, या कभी भी किसी प्राइवेट टेंडर्स की भी बात कर रहा हूं, जैसे समझ लो किसी बिल्डिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो जो बिल्डिंग में बांस बांध के काम करते हैं ना, ठीक है, तो इसके लिए टेंडर निकलता है। अभी बिल्डिंग्स में जनरली 50, 60, 70, 80, 1 करोड़ तक खर्चा हो सकता है, तो इस खर्चे के लिए टेंडर्स बुलाया जाता है। तो समझ लो मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं। तो टेंडर्स कैसा होगा, आप सरकारी उसमें एक इश्तिहार जाहिर करते हैं, मतलब यू बेसिकली एडवर्टाइजिंग इन पब्लिक न्यूज़पेपर्स,
तो ये न्यूज़पेपर्स देख के लोग टेंडर के लिए आते हैं और आपको टेंडर सबमिट करते हैं। तो ऐसे टेंडर्स आते हैं, फिर उसमें से आप सबको बुलाते हैं, ठीक है, कि भाई आप कैसे काम करेंगे, आप कैसे काम करेंगे, आप कैसे काम करेंगे, हमको ये काम करें। तो उसके बाद उन लोग क्या देते हैं, अपना एस्टिमेशन देते हैं। तो आप किसको सिलेक्ट करते हैं जनरली, सबसे लोवेस्ट कोटेशन को सिलेक्ट करते हैं, जिसका सबसे सस्ते में है, तो लोवेस्ट कोटेशन को आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है, एफिशिएंसी पे बेस्ड है, क्योंकि वो आपको मिनिमम कॉस्ट में करके दे रहा है। तो उस तरह से आप काम असाइन करते हैं, ठीक है। सरकारी टेंडरों में भी यही होता है, रास्ता बनाने का टेंडर, रेलवे लाइन लेआउट करने का टेंडर, ब्रिज बनाने का टेंडर, ठीक है, ये सारे के टेंडर्स निकलते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर मिनिमम कोटेशन में टेंडर भरता है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके। क्यों? क्योंकि ये एफिशिएंसी है। इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, तो ऐसा हो सकता है कि कोई इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज अ कंपनी टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन अ ईयर, ये उसका टारगेट है किसी कंपनी का। कुछ भी बना रहे हो, गारमेंट्स बना रहे हो, जूता बना रहे हो, बाइक्स बना रहे हो, ऑटोमोबाइल्स बना रहे हो, सो दे हैव टारगेटेड 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट्स ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैनेजर को डबल शिफ्ट मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब 9 से 6, फिर 6 से फिर रात तक, ठीक है। तो डबल शिफ्ट मैनेज करके ये पावर फेलियर्स हो रहे हैं, उस पर तो मैनेजर कुछ कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, ठीक है। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। क्यों हायर प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, बता सकते हैं? बाय डबल शिफ्ट, तो डबल एम्प्लॉयमेंट लगेगा ना भाई साहब। कोई इंसान 18 घंटे थोड़ी ना काम कर सकता है, 9 घंटे आपने एक से काम करा है, 9 घंटे दूसरे से काम करा रहे हैं, ठीक है। Okay, so in this case, the manager was effective. Manager effective था, but not so efficient because he was not able to cut it. तो उन्होंने बना तो दिया 5000, लेकिन he was not efficient. कंपनी का पैसा नहीं बचा पाए, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई साहब, आउटपुट मोर इनपुट, तो लेबर कॉस्ट बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है। ओके, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, ऐसा केस हो सकता है क्या? एफिशिएंट मतलब कॉस्ट को उन्होंने संभाला लेकिन टारगेट मिस कर गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज, दैट इज कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन, ठीक है। ड्यू टू विच द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट एंड हेंस द डिमांड फॉर देम डिक्लाइंस, ठीक है। अभी समझ लो 5000 इनका टारगेट था पर ईयर, तो एक मैनेजर ऐसा आया जिन्होंने 2500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए एक शिफ्ट में काम करा के, ठीक है। डबल शिफ्ट में काम नहीं कराया, 2500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कंपनी के पैसे बच गए, लेकिन 2500 यूनिट्स का लॉस भी तो हो गया। और मार्केट में आपके गुड्स कम पहुंचे तो लोग ऑप्शन ट्राई करेंगे, मार्केट में दूसरे गुड्स को करेंगे, तो आपका बिजनेस उसमें डाउन होगा, ठीक है। सो ड्यू टू विच द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट and hence the demand for them declines and competitors enter the market in a case of being efficient but not effective since the goods did not reach the market। आपके मार्केट को गुड्स टाइम पे पहुंच नहीं पाए, कम पैसे में पहुंच गए लेकिन टाइम पे पहुंच नहीं पाए, जिसका जिसका एडवांटेज दूसरे कॉम्पिटिटर्स लेंगे, वो मार्केट में जो आपका डेफिसिट है उसको फिलअप करेंगे अपने गुड्स से, ठीक है। तो दोनों भी नहीं चल पाएगा, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव और इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट दोनों नहीं चल पाएगा। आइडियल मैनेजर इज हैज टू बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट, ठीक है। तो टाइम पे करना है, सही से करना है और मिनिमम कॉस्ट में भी करना है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एज वेल। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो केस स्टडी है देखो, तो यहाँ पे बॉस बोल रहे हैं योर दिस मंथ सेल्स टारगेट इज ₹2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ का सेल्स टारगेट है। यस बॉस, ठीक है भाई साहब, ओके ग्रेट, आई हैव मेड द सेल्स बट इन 35 डेज। तो मंथ में कितने डेज होते हैं? 30, बट शी डिड द टारगेट इन 35 डेज, ठीक है। तो 35 डेज में किया उसने। ए मोना यू आर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, ठीक है, तो आप इफेक्टिव तो हैं लेकिन एफिशिएंट नहीं है, डिफरेंस, ठीक है। तो आप अगर देखोगे इफेक्टिव डूइंग राइट थिंग्स और एफिशिएंट मतलब डूइंग थिंग्स राइटली, इसको लिख लीजिए, ठीक है, डूइंग थिंग्स राइटली। डायरेक्शन में इसमें गोल अचीवमेंट है, ठीक है, ये गोल अचीवमेंट है, और यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिलेटेड है, मतलब भाई साहब तुमने कितना आमदनी और खर्चा इस पे रिलेटेड है, ठीक है। कितना तुम्हारा इनपुट है, कितना तुमने लेबर लगाया, रॉ मटेरियल्स लगाए,
कितने मशीन टूल्स वगैरह लगाए, कितना तुमने उसको कॉस्ट इफेक्टिव रखा है, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट रिलेटेड है और ये गोल अचीवमेंट से मतलब रखता है, ठीक है। ओके, फोकस डूइंग द वर्क करेक्टली, यहाँ पे फोकस क्या है, करेक्टली डूइंग द वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ये मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है। सो डूइंग द वर्क करेक्टली एंड डूइंग द वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट, दिस इज द फोकस है। ओके, प्रॉब्लम जैसे समझो यहाँ पे हीरो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150 पर शर्ट, ठीक है। द प्रोडक्शन मैनेजर could achieve this target at a cost of ₹160 per shirt. Do you think the production manager is effective? क्या ये effective है? बताइए। 10,000 टारगेट है शर्ट्स बनाने का, लेकिन ₹150 प्रोडक्शन कॉस्ट है पर शर्ट। प्रोडक्शन मैनेजर ये दे रहा है लेकिन 160 पर शर्ट में, तो इज ही इफेक्टिव? इफेक्टिव है, ही इज इफेक्टिव। वो टारगेट कंप्लीट कर रहा है लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे नहीं कर पा रहा है, तो वो एफिशिएंट नहीं है। ही इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर उसने इतने पैसे में किया होता तो हम बोल सकते थे इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, बट सिंस ही इज डूइंग एट अ हायर कॉस्ट, ही इज इफेक्टिव, ही इज कंप्लीटिंग द टारगेट, बट ही इज नॉट मेंटेनिंग द कॉस्ट। उसका 10 रुपए पर शर्ट बढ़ जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब, यस ही इज एन इफेक्टिव मैनेजर एज ही हैज अचीव्ड द टारगेट। तो इफेक्टिव मैनेजर है बट नॉट एफिशिएंट, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। Management principles are formed to guide and influence the behavior of employees. These principles insist on improving efficiency of organizational resources in terms of profit. These principles also focused on best coordination between superior, subordinates and all the members of the organization. तो आपसी तालमेल बनाने के लिए और रखने के लिए, ताकि आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम और सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सबको, इसीलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ओके, अभी इन प्रिंसिपल्स के नेचर क्या है? व्हाट आर द नेचर? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि इररेस्पेक्टिव, आप कोई भी कंपनी चला रहे हो भाई साहब, ठीक है, आप जूते का कंपनी चला रहे हो, गारमेंट का कंपनी चला रहे हो, कोई भी कंपनी चला रहे हो, वहां पे आपका यूनिवर्सल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है, ठीक है। मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के साथ जो ट्रीटमेंट कर रहा है या मैनेजमेंट किस तरह से चला रहा है, वो यूनिवर्सल है, ठीक है। वो कंपनी स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, सार्वजनिक है। समझ में आ रहा है? मैं एज अ मैनेजर मेरे एम्प्लॉय के साथ जो ट्रीटमेंट कर रहा हूं, वो एक जूते मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए भी वैलिड है, लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए भी वैलिड है, एक भाई साहब कोई अकाउंटिंग फर्म के लिए भी वैलिड है, कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए भी वैलिड है, ठीक है। दैट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। So these are principles which are universal in nature. They are not company specific, firm specific or industry specific. ठीक है? Clear है? Okay, that means they can be applied to all types of organizations irrespective of their size and nature. तो ये important है भाई साहब, universal application. The results may vary and application may be modified, but these are suitable for all kinds of organizations. Similarly, they are applicable to all levels of management. ठीक है? सारे levels of management में applicable है. General guidelines, तो जनरल गाइडलाइंस हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अवॉइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो जनरल गाइडलाइंस मतलब, जैसे मैं आपको बोलूं, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगा रहता है ना। उस नोटिस बोर्ड में क्या लगा रहता है? सोसाइटी के नियम कानून, इनको ना तोड़े, ठीक है। आपने इधर उधर थूक दिया तो उसके लिए फाइन इम्पोज कर देंगे, ऐसा कुछ रहेगा, है ना। आपने लिफ्ट को जबरदस्ती डिटेन करके रखा है बहुत देर तक, हम उस पर फाइन इम्पोज कर सकते हैं। सोसाइटी का कोई नुकसान आपने कर दिया, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने भाई साहब बल्ब बल्ब तोड़ दिया, तो इस पे हम कार्रवाई कर सकते हैं। ये सब आपके जनरल रूल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कंपनी के भी जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं कि यार देखो, हम ऐसे सिचुएशंस में ऐसे हैंडल करते आए हैं, सो वी विल हैंडल इट दिस वे। Provide general guidelines in tackling the organizational situations wisely as well as in solving the problems. They are not rigid. ये rigid नहीं है, समझो इस चीज को। जैसे मैं एक बार मेरे बॉस ने बोला यार इंटरव्यू ले ले, आज प्रोडक्शन बाद में देखेंगे। कुछ लोग आए हुए हैं और एचआर चाहती है कि हमारे प्रोडक्शन यूनिट से
लोग जाकर इंटरव्यू लें। मैं गया और मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो एक मोहम्मडन कैंडिडेट था और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ठीक है, सॉफ्टवेयर में। उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम किया था। लेकिन हमारे कंपनी में जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना था, उसपे उनका एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया ऑब्वियसली कि भई इनको इस पे एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया, बोले तूने इसको रिजेक्ट क्यों किया? मैंने बोला यार ऐसा-ऐसा है देखो सर, तो इसने इस पे कभी काम नहीं किया है इस प्रोजेक्ट पे, तो हम सिखा देंगे ना। मैंने बोला वैसे तो हम सबको ही सिखा सकते हैं। तो बोला तू समझ नहीं रहा है, हम सिखा देंगे। मैंने बोला क्या मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलते हैं कि देख, होली में, दिवाली में, ठीक है, गणपति में तेरी स्टाफिंग का बैंड बजा पड़ा रहता है ना? लोग छुट्टियाँ लेते हैं, लोग छुट्टियाँ लेते हैं, हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, वो इन छुट्टियों को नहीं मानते हैं ना भाई साहब। उनके लिए तो काम करके देना है हमको, ठीक है? उन्होंने आउटसोर्स किया हमको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, उनको हम एक डेडलाइन दे देते हैं। लेकिन यार ये जो छुट्टियों पे रहेंगे इससे हमारा काम अटकेगा। अगर कोई मोहम्मडन है तो वो कम से कम काम तो करेगा। तो ये ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है? उसको हम अपग्रेड कर देंगे। तो दिस इज लॉजिक, दिस इज मेकिंग सेंस, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि रिजिड नहीं है। इस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करना है ये रिजिड नहीं है। जैसे मैं रिजिडली सोच रहा था कि यार इसका इस प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि बहुत सारे प्रोजेक्ट में उसने काम किया है और मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि इसको हम थोड़ा सा ब्रशिंग कर देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे 3-4 लोग अगर और होंगे तो कम से कम इन त्योहारों में जहां पे हमको स्टाफिंग की सिचुएशन आती है वो नहीं होगा, है ना? समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक। रिजिड नहीं हो सकते हम, ठीक है? सो मैनेजमेंट के जो जनरल गाइडलाइंस होते हैं दे आर नॉट रिजिड, ठीक है? जैसे एचआर में जनरल गाइडलाइंस ये था कि भाई कैंडिडेट का ये प्रोजेक्ट पे काम होना चाहिए, और उस पे मैं रिजिडली उसको रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन आई हैव नॉट थॉट दैट देयर इज अनदर स्कोप टू हैंडल द सिचुएशन लाइक दिस, ठीक है? ओके, which management principles are to be applied depends upon the situation, size and nature of organization। तो कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड करता है भाई साहब, ठीक है? ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन वी से फेयर रेम्यूरेशन, then the term fair can vary as per the nature, size and financial consideration of the organization। अभी फेयर रेम्यूरेशन मतलब कैसा है? जैसे अगर आप देखोगे ना कि डॉक्टर्स लोग जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनके सामने क्लिनिक में एक चार्ज लगा रहता है ना? जनरल फिजिशियन का इतना कॉस्ट, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स का इतना कॉस्ट, ऐसा लगा रहता है। लेकिन क्या हॉस्पिटल्स आपसे उतना ही लेते हैं? नहीं, ज्यादा लेते हैं, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है। वो बोलेंगे कि हमारे जो डॉक्टर पैनल है वो सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, वो एमडी है, ठीक है, उन्होंने डीएनबी किया है, उनका क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? और कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि स्मॉल क्लिनिक है, वहां पे वैसा 500 में भी बात बन रही है। समझ लो, अगर एक स्टैंडर्ड रेट रख दिया 500 का जनरल फिजिशियन का किसी पेशेंट को देखने के लिए, तो 500 से कम तो कोई चार्ज करेगा नहीं, लेकिन 500 से ज्यादा चार्ज कर जाएंगे, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है भाई साहब। वो ये बोलेंगे आपसे कि यार ये डॉक्टर कोई सिर्फ एमबीबीएस वाला डॉक्टर नहीं है, इसने इतने सारे डिग्रीज इनको और भी हैं और इतना सारा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर इनको और भी है, तो हम इनके एक्सपीरियंस का डिमांड के हिसाब से आपको ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, ठीक है? जब हम फेयर रेम्यूरेशन की बात करते हैं, फेयर रेम्यूरेशन मतलब पगार, ठीक है? रेम्यूरेशन मतलब आपका जो सैलरी है वो फेयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। आप बोलेंगे यार ये तो 500 है, लेकिन 500 की जगह मेरे से 700 ले रहा है, दे सकता है, ठीक है? तो वी से फेयर रेम्यूनरेशन, द टर्म फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर। तो हो सकता है किसी एक हॉस्पिटल में 3 लेवल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर 1, डॉक्टर 2 और डॉक्टर 3। ये सिर्फ एमबीबीएस है, इन्होंने लेट से डीएनबी किया है एमबीबीएस के साथ, और इन्होंने लेट से एमडी किया है, ठीक है? तो एक ही पेशेंट को देखने के लिए इनका फीस 500 है, इनका 750 है और इनका 1000 है। तो भाई जो डॉक्टर्स है वो ये फील कर सकते हैं ये क्यों, लेकिन ये जस्टिफाइड है एज पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर, दिस इज व्हाट मे माइट हैपन, ठीक है? ये हो सकता है, ठीक है? तो फेयर रेम्यूनरेशन कैन डिफर एज पर नेचर, size and financial condition of the organization, ठीक है? Principles are formed by practice and experiments। The management principles are developed gradually with thorough research work। धीरे धीरे होता है भाई साहब। मैनेजमेंट बहुत सेंसिटिव इशू है,
ठीक है, आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ये इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये सेंसिटिव इश्यू नहीं है। लेकिन लोगों के साथ आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं और वो व्यवहार कहां तक कैसे जाता है, वो सेंसिटिव इश्यू है। इसीलिए उस पर बहुत रिसर्च हुआ रहता है। ठीक है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। तो अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा रिसर्च हुआ है, उसके बाद ही हम उसको एज अ प्रिंसिपल लॉन्च करते हैं। वी लॉन्च इट एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही मतलब आज आपने एक कंपनी खोली, बस उसके एक्सपीरियंस में दूसरा कंपनी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके, द रिजल्ट्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैलकाटा में एक कंपनी थी जिसका नाम था डनलप, और डनलप बेसिकली टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। तो कुछ डिस्प्यूट हुआ वर्कर्स और यूनियन लीडर्स के बीच में। जो एचआर के हेड थे उन्होंने इसको नेगोशिएट करके ठीक कराया। ठीक है, बहुत दिनों से स्ट्राइक चल रहा था, कंपनी बंद पड़ी थी, तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में इन्होंने आकर उसको नेगोशिएट करा के ठीक कराया। लेकिन कुछ बात ऊपर नीचे हो गई और इन्हीं एचआर के मैनेजर को जिंदा जला दिया गया टायरों के साथ। ठीक है, दैट वाज अ हॉरिफिक इंसिडेंट दैट हैपेंड। ठीक है, मतलब बिजनेस हिस्ट्री में ये बहुत गंदा इंसिडेंट था। ठीक है, किसी को ऐसा जिंदा जला दिया गया। ठीक है, हो सकता है बेचारा वो कुछ करना, और वो तो दोनों का भला चाह रहा था। ठीक है, लेकिन ही हैड टू पे द प्राइस। तो इस तरह से बैड या गुड एक्सपीरियंसेस जो भी कंपनीज की अभी तक होती आई हैं, उसी पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट ने कुछ प्रॉमिस किया है तो उसको ऑन पेपर लागू करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी जाकर वर्कर्स को उसको मानना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी नियम कानून बनते हैं, जो प्रिंसिपल्स बनते हैं, वो एकाएक नहीं बन जाते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, देयर आर लॉट ऑफ केस स्टडीज, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपोजर्स दैट हैपन आफ्टर दैट दे आर फ्रेम्ड। ठीक है, ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, इट मींस दैट दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। ठीक है, आपका भाई साहब मतलब फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, मतलब किस तरीके का कानून अभी चल रहा है तो उसके हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लेबर लॉस के बारे में किसी को आइडिया है? यहाँ पे नहीं। ओके, तो हमारा लेबर लॉ क्या बोलता है कि आप मंडे टू फ्राइडे 5 दिन काम करेंगे 9 घंटे का। ठीक है, इससे ज्यादा कोई आपसे काम नहीं करवा सकता। आप अगर कर रहे होंगे तो अपने मर्जी से कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि 9 घंटे, जिसमें आधे घंटे का एक ब्रेक। ठीक है, 9 घंटे का काम आप किसी से करवा सकते हैं मंडे टू फ्राइडे तक। ठीक है, एक और रूल नया आ गया है लेबर लॉज में, जहां पे 4 दिन काम करेंगे आप 11 घंटे हफ्ते में। ठीक है, 11 से 12 घंटे आप काम करेंगे 4 दिन। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई कंपनी में आप 3 दिन का वीक ऑफ ले रहे हैं हफ्ते में और 11-12 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। ठीक है, ये लोग हमसे 12 घंटे काम करा रहे हैं, वो बोलेंगे इन्होंने 3 दिन का ऑफ लिया हुआ है, और लेबर लॉज में ये परमिटेड है। ठीक है, तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ओके, इट मींस, तो मतलब आपके पास दोनों भी ऑप्शन है, ये कर लो या तो ये कर लो। ठीक है, बहुत सारे कंपनी ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं, आपके पास दोनों भी ऑप्शन है। ठीक है, यू कैन नॉट चैलेंज इट। ठीक है, इट मीन्स दैट दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो हम सिचुएशन के हिसाब से इसको मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल विद इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल्स टू सूट द रिक्वायरमेंट। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी मतलब जैसे अगर मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है कि आप 21 दिन का कैजुअल लीव ले सकते हैं, लेकिन किसी के फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई है भाई साहब, कोई बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया है या कुछ दुर्घटना घट गई है, तो तभी मैनेजमेंट नहीं कर सकता वैसा, तभी तभी रिजिड नहीं रह सकता, तभी उसको भाई साहब देना पड़ेगा लीव। कंपनी के एम्प्लॉय को लीव देना पड़ेगा। अकस्मात कोई घटना हो गई हो या अनकंट्रोलेबल कोई चीज हो गई हो तो देना पड़ता है। ठीक है, ओके, इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट। द बिजनेस सिचुएशंस कीप ऑन चेंजिंग। आपके बिजनेस सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। ठीक है, तो नीड बेस्ड आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऐसा नहीं कि रिजिड ही रहेगा, वो ठोस रहेगा। ओके, behavioral nature, management is a group activity. Management aims at achieving certain goals through a group or of human being. मैनेजमेंट मतलब क्या है? आप मैनेज कर रहे हैं, किसको मैनेज कर रहे हैं? पेड़ पौधे को,
दीवार को, फैन को किसको मैनेज कर रहे हैं? लोगों को मैनेज कर रहे हैं। यू आर मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, दिस इज अ ह्यूमन बींग्स ग्रुप दैट यू आर ट्राइंग टू मैनेज। ठीक है, सो योर बिहेवियर हैज टू बी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ठीक है, आपका बिहेवियर जो है, तो ये बिहेवियरल नेचर है। जैसे समझो मुझे इस कंप्यूटर को मैनेज करना है, तो वुड माई बिहेवियर मैटर हेयर? नहीं, माई स्किल्स वुड मैटर हेयर। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं, या कोई प्रोग्रामिंग करनी आती है या नहीं, उस पर मैटर करता है। ठीक है, मैं कोई इलेक्ट्रिशियन हूं, तो मेरा बिहेवियर मैटर करता है क्या? नहीं, मैं उसको कैसे काम कर रहा हूं, मशीन के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो बिहेवियरल नहीं है, वो मेरा नॉलेज और स्किल सेट पे है। ठीक है, और मेरे एक्सपीरियंस पे है। लेकिन इंसान के साथ इंसान का जो इंटरेक्शन है वो बिहेवियरल है। ठीक है, वो कंप्लीटली बिहेवियरल है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो क्योंकि हमारा मैनेजमेंट इज अबाउट पीपल, सो ऑब्वियसली इट विल हैव अ बिहेवियरल एस्पेक्ट टू इट। ठीक है, so management principles are designed to influence human beings. These principles control a group of persons and direct them to achieve the objectives. तो ये ग्रुप ऑफ पर्संस को कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं उसको। ठीक है, तो ये बिहेवियरल साइंस है पूरा पूरा। ठीक है, cause and effect relationship principles of management are base for taking decisions. They determine the cause or reason for particular effect. तो क्या कॉज है और क्या रीजन है भाई साहब? ठीक है, एक इफेक्ट के लिए। ठीक है, अगर लोग समझो मैनेजमेंट देख रहा है कि यार हमारा ना मतलब प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं जा रहा है, या हमारे काम में क्वालिटी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है एम्प्लॉयज डिमोटिवेटेड है, हो सकता है एम्प्लॉयज काम के लिए इच्छुक नहीं है। उसका क्या रीजन है? ठीक है, क्या हमने उनको मोटिवेटेड नहीं रखा है, क्या हमने उनको नॉलेज नहीं दिया है, क्या हम उनसे कुछ अपग्रेडेशन नहीं करवा रहे हैं? ये सब अगर रहेगा तो ऑटोमेटिकली दम लगता रहेगा। आप किसी लोहे की चीज को अगर ऐसे ही रख देंगे तो उसमें जंग पड़ जाएगा। एम्प्लॉय को भी आपने बस एक ही काम के लिए रख दिया है, तो वो भी बेचारा जंग खा जाएगा। जंग खा जाएगा मतलब उसकी सोच लिमिटेड हो जाएगी। जब तक आप उसके साथ भाई साहब कोई अप ट्रेनिंग ना दें, कोई नया आप उसके लिए पोजीशन ना ऑफर करें, या उसके सैलरी में हाइक ना करें, या उसके साथ बात ही ना करें, तब तक दिस विल हैपन। ठीक है, सो इन दिस केस इट इज अ वेरी फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर। इससे आउट मतलब इंसेंटिव्स क्या होता है? व्हाट इज इंसेंटिव? वेजेस तो सैलरी है, इंसेंटिव मतलब आपने जो एक्स्ट्रा काम किया है उसके लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा गोल्स जो अचीव किए। और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें भाई साहब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे है। अगर आपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया, अगर आपने एम्प्लॉयज को इन टर्म्स ऑफ गुड वेजेस, इन टर्म्स ऑफ गुड इंसेंटिव्स, इन सब चीजों से और प्लस उनकी प्रमोशन से आपने उनको मोटिवेट किया, तो ऑटोमेटिकली काम करेंगे। और अगर अच्छे से काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है कॉज क्या है और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस सो फार? ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स? नो? चलिए भाई साहब, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। Those are to be practiced simultaneously to get best results in the form of achievement of predefined goals. If any specific principle is focused more and others are not followed with same focus, then it affects the working of the organization. तो वो वर्किंग को अफेक्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? इट विल अफेक्ट द वर्किंग। मतलब इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर एंड अदर्स आर नॉट फॉलोड विद सेम फोकस, मतलब जैसे मैनेजमेंट की क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक मैनेजर पोजीशन पे जो लोग हैं वो वर्कर्स के साथ कैसा इंटरेक्ट करते हैं, बिहेवियर कैसा है। ठीक है, हाय हेलो बोलते हैं क्या, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं क्या, उनसे इनपुट्स लेते हैं क्या, कि कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन। अभी समझिए, ये तो हो गया। चलिए मैं समझ लो कि मैं एक मैनेजर हूं और मेरे अंडर में 12 एम्प्लॉयज हैं। इन 12 एम्प्लॉयज के साथ मैं अच्छा इंटरेक्शन रखता हूँ, इनके साथ अच्छी बातें करता हूँ, अच्छे से पेश आता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये 12 लोग अलग अलग मशीन्स पे काम करते हैं। ठीक है, और ये मशीन्स बहुत आउटडेटेड हैं, तो काफी मेहनत करना पड़ रहा है इनको अपना काम करने के लिए। ठीक है, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है। मैं इनके साथ इंटरेक्शन में बेस्ट हूं, लेकिन मैं इधर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट अपग्रेडिंग माई टेक्नोलॉजी। तो क्या होगा, दूसरे लोग उस चीज का फायदा उठा लेंगे, दूसरी कंपनीज टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके मेरे से आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी ये है कि मेरा इनके साथ अच्छा बना रहे, और जरूरी ये भी है कि मशीन्स और टूल्स का भी तो मैं अपग्रेडेशन करूं। ठीक है, सो एक एस्पेक्ट पे ध्यान दिया और दूसरे पे नहीं ध्यान दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ऑल आर अ पार्ट।
ठीक है, ऑल अदर पार्ट। तो इसीलिए others are not followed with same focus that it affects the working of organization। एक क्रिकेट टीम है, आप अगर कोच और कैप्टन को देख रहे हैं, बैट्समैन को बहुत एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन बॉलर को नहीं कर रहे हैं, तो भाई साहब विल दे बी एबल टू हैव अ विनिंग रिजल्ट? बैट्समैन विल प्ले, लेकिन रन कौन रोकेगा? ओपोनेंट टीम का तो बॉलर्स और फील्डर्स ही रोकेंगे ना। तो यू विल हैव टू बेसिकली, तो आप एक पे फोकस कर रहे हैं, दूसरे पे नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस, मतलब बिहेवियरल साइंस है ये। ठीक है, द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंसेस। तो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब देखो एब्सोल्यूट साइंस किसको बोलते हैं? जिसको हम एक्सपेरिमेंट से डिराइव कर सके। मैं बोल रहा हूं भाई साहब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी ये ए और बी, मैं कुछ भी नंबर ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, 1/3 ले लूं, 1/2, ये ट्रू होगा, और ये मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं, है ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। तो ये एक्चुअल साइंसेज नहीं है भाई साहब, आप एक्सपेरिमेंट करके अभी का अभी दिखा सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट के साइंसेज ऐसे नहीं है। ठीक है, तो द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की तरह। विद सम मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा बहुत तब्दीलियां करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा हम इसमें अगर चेंजेस लाकर सबको अकोमोडेट कर सकते हैं। So level of management, every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लेवल के सारे लेवल पे हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करे। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल्स एज सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है भाई साहब? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल्स एज सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, तो अथॉरिटी और रिलेशनशिप में जो मतलब ये अथॉरिटी है मैनेजर, और ये भाई साहब आपके ये बाइंड्स करते हैं। ठीक है, ओके। गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये तीनों लिख लीजिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट में फटाफट भाई साहब।